नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और इस शो में हम टैक्स से जुड़ी जो भी आपकी उलझनें हैं वो सुलझाने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में। और ऐसे में अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फ़ोन करिए, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मेल आईडी लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी, उसके ज़रिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, ये तो था सवाल पूछने का तरीका। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और आज का टॉपिक पर अब बात करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे एनआरआई पर जो टैक्स के नियम लागू होते हैं। अब हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो नॉन रेजिडेंट स्टेटस वालों की संख्या है वो बढ़ते जा रही है और वहाँ से काफ़ी सारे पैसे भी हिंदुस्तान में रेमिट हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में उनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी किस तरीके से बनती है, क्योंकि रेसिडेंट्स के लिए तो हम चर्चा करते ही रहते हैं और उसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ के नियमों को समझने के लिए। लेकिन एनआरआई को किस तरीके से इनकम टैक्स देना होता है, कहाँ कहाँ पर उन्हें फ़ायदे मिलते हैं, क्या एग्जेम्पशन लिमिट होती है, ये सब चीज़ें आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में। और इसमें हमारी मदद करने के लिए आज जुड़ेंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। बलवंत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये स्पेशली आज जो एनआरआई सिटीजन है उनकी मदद के लिए आज हम इस चर्चा को लेकर आए हैं। तो शुरुआत एक काफ़ी बेसिक सवाल से करते हैं। पहला सवाल तो ये होगा कि क्या नॉन रेजिडेंट्स को भी इंडिया में टैक्स देना पड़ता है? देखिए पूजा, ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ता है। रेसिडेंट को तो ग्लोबल इनकम पे पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी इनकम होगी तो उसको टैक्स देना पड़ता है। परंतु जो नॉन रेसिडेंट है उसमें एनआरआई भी आ जाते हैं, उनको जो इंडिया से जो इनकम होती है, इंडियन सोर्सेज से जो इनकम होती है उस पर टैक्स देना पड़ता है। मतलब जो कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे की इनकम पे उनको इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ता। पर इंडिया के सोर्सेज, जैसे इंडिया में प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है, वहाँ से जो इनकम होती है उस पर उनको टैक्स देना पड़ता है। और इंडिया में जो टैक्स भरा है उसका उनको वहाँ पर अपनी जो कंट्री ऑफ रेसिडेंस है उस पर या तो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट के हिसाब से या टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। बलवंत जी, ये जो नॉन रेजिडेंट स्टेटस है, रेसिडेंशियल स्टेटस है, ये किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, किस तरीके से पता लगाया जाता है कि कौन सा सिटीजन नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आ चुका है, कौन एनआरआई हो चुका है, ये किस तरीके से पता चलता है? देखिए पूजा, ऐसा है कि जैसे जो टैक्स लाइबिलिटी है वो रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से होती है। तो जो रेसिडेंट है सब इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। एक आदमी जो इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट तब माना जाता है जब वो पिछले साल 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो। और दूसरी और कंडीशन है, मतलब या तो पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन की, जो पिछला साल है उसमें 60 दिन भारत में रहा हो और उसके पहले वाले सालों में 4 साल में कुल मिला के 365 या उससे दिन ज़्यादा रहा हो तो भी वो रेसिडेंट माना जाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति जो नॉन रेसिडेंट है, नॉन इंडियन सिटीजन है और इंडिया में अपने विजिट के लिए आते हैं या कोई व्यक्ति जॉब लेने के लिए इंडिया के बाहर जाता है तो उनको 60 दिन की जगह 182 दिन कम से कम रहना हो तो वो रेसिडेंट माना जाता है। इसके अलावा एक और कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन में वो रेसिडेंट माने जाते हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो नॉन रेसिडेंट होंगे। इसके अलावा जो इंडियन सिटीजन है उनकी अगर फॉरेन सोर्सेज को छोड़ के इनकम अगर 15 लाख से ज़्यादा है और उनकी कंट्री ऑफ रेसिडेंस में डोमिसाइल या रेसिडेंस रूल या वैसे ही कोई रूल की वजह से कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती है तो वो इंडिया के रेसिडेंट माने जाएंगे और उनकी ग्लोबल इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान रखिए। कुछ नियम हैं यहाँ पर जिसमें कि आप भारत में कितने दिन हैं, कितने दिन फिजिकली प्रेजेंट हैं और आप बाहर कितने समय रह रहे हैं, इंडिया के बाहर कितने समय तक रह रहे हैं, उससे आपका रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट जो कैटेगरी है उसमें डिफ्रेंसिएशन होता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आईटीआर की। इसमें भी एक बेसिक ही सवाल है कि नॉन रेसिडेंट्स को भी क्या आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत है और कब वो ये कर सकते हैं?
नॉन रेसिडेंट को तो देखिए ऐसा है कि अगर उनकी 2.5 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो उनको अपना इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। और ध्यान रखने की बात तो जहाँ तक है, जो इंडिया के सोर्स से जो इनकम हुई है, कुछ केसेस में टीडीएस कटा होगा, कुछ केसेस में टीडीएस नहीं भी कटा होगा, वो इनकम उनको अपने आईटीआर में इंक्लूड करनी होगी। जी। अच्छा, ये जो नॉन रेसिडेंट्स हैं वो भारत में किस तरीके का बैंक अकाउंट रख सकते हैं? क्योंकि वो काफ़ी सारे जो पैसे हैं, रकम है, वो भारत में भी ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो इसलिए उनको भारत में भी कुछ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत तो पड़ती ही होगी। ऐसे में किस तरह का अकाउंट उनके लिए ज़रूरी है खोलना भारत में, और उस पर जो इंटरेस्ट उनको मिल रहा है उस पर टैक्स लायबिलिटी कैसी बनती है? देखिए पूजा, ऐसा है, नॉन रेसिडेंट जो है वो इंडिया में 3 प्रकार के अकाउंट रख सकता है। एक तो एनआरओ अकाउंट है, मतलब जो या तो नया खोल सकता है या जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है वो सबको उनको नॉन रेसिडेंट एनआरओ अकाउंट में डेजिग्नेट करना पड़ेगा। दूसरा टाइप का है वो एनआरई अकाउंट है, वो इंडियन रुपी में होता है। और ये एनआरओ और एनआरई अकाउंट दोनों सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकता है। तीसरा टाइप का जो एक अकाउंट है वो एफसीएनआर अकाउंट है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट है, मतलब वो परमिटेड करेंसी में एफडी के रूप में खोला जाता है। जहाँ तक टैक्सेशन का सवाल है, जो एनआरओ अकाउंट में जो इंटरेस्ट आता है वो पूरी तरह से टैक्सेबल है, उस पर टीडीएस भी लगेगा 30% के हिसाब से। एनआरई जो अकाउंट है और एफसीएनआर अकाउंट है उसका इंटरेस्ट पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। जब वो व्यक्ति इंडिया में आ जाता है और रेसिडेंट हो जाता है तो उसका जो एनआरई अकाउंट का इंटरेस्ट है उस दिन के बाद से टैक्सेबल हो जाएगा। एफसीएनआर अकाउंट में जब वो टैक्स लॉ के हिसाब से फुली रेसिडेंट हो जाएगा तब उस पर टैक्स लगना चालू होगा। मतलब तब तक जब तक ये एफसीएनआर डिपॉजिट वो रख सकता है तब तक उसके हाथ में वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहेगा। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप अपना अकाउंट की जानकारी अभी हमने आपको दी है, उसके अकॉर्डिंग आप निर्णय ले सकते हैं और अपने टीडीएस को भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक अगला सवाल होगा, क्योंकि एनआरआईज का भी निवेश होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं, शेयर खरीद होती है, प्रॉपर्टी में उनका निवेश होता है, तो ऐसे में जो भी प्रॉफिट्स उनको हो रहे हैं उन शेयर्स पर, वो किस तरीके से टैक्सेबल होते हैं और टैक्स के नियम क्या कहते हैं? देखिए पूजा, ऐसा है कि जो शेयर्स वगैरह के प्रॉफिट के बारे में उसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक लिस्टेड है, एक अनलिस्टेड शेयर्स है। जो अनलिस्टेड शेयर्स जो है उसमें भी फिर 2 कैटेगरी है। अगर फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया है तो जो परचेज कॉस्ट है और सेल कॉस्ट को उसको ओरिजिनल जिस फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट किया है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उसका जो डिफरेंस है फॉरेन करेंसी को उसको वापस इंडियन रुपी में कन्वर्ट करने का, और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट नहीं किया है और इंडियन करेंसी में इन्वेस्ट किया है तो 24 महीने के बाद में वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, उस पर 20% के इंडेक्सेशन के बाद 20% टैक्स लगेगा। और अगर शॉर्ट टर्म है तो जो रेगुलर इनकम है उसमें ऐड हो जाएगा। जहाँ तक लिस्टेड शेयर्स का सवाल है, लिस्टेड शेयर्स में अगर 12 महीने बाद में बेचते हैं तो उस पर 10% का टैक्स लगता है। लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम पर 10% का टैक्स शुरू के 1 लाख के बाद पे लगता है। जो शुरू का 1 लाख है उस पर 0% के हिसाब से टैक्स लगता है, और अगर शॉर्ट टर्म है तो उस पर 15% के हिसाब से फ्लैट रेट अप्लाई होती है। जी। और बलवंत जी, डिविडेंड पर जो डिविडेंड इनकम जो मिलता है कंपनियों की तरफ से, वो किस तरीके से टैक्सेबल है? क्या वहाँ पर भी रेसिडेंट के लिए और नॉन रेसिडेंट के लिए नियम सेम है? और देखिए ऐसा है पूजा कि जो रेसिडेंट है उसके लिए डिविडेंड उसकी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है, परंतु जो नॉन रेसिडेंट है उस पर फ्लैट रेट के हिसाब से टैक्स लगता है, 20% का फ्लैट रेट है। इसके अलावा और एक बात बताना चाहूँगा कि नॉन रेसिडेंट जो है उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इंडिया में, तो उस पर वो सेक्शन 54 और 54 EC का एग्जम्पशन भी ले सकते हैं। मतलब 54 और 54 के केस में उनको घर में रेजिडेंशियल हाउस में इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ता है, और 54 EC है जो घर या लैंड बेचने से लॉन्ग टर्म होता है, उस पर जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो बॉन्ड है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हमने कुछ बेसिक सवाल समझने की कोशिश की है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपका शेयर में निवेश है,
किस तरह के अकाउंट आपको बनाने की ज़रूरत है और वहाँ पर किस तरह की टैक्स लायबिलिटी बनती है, ये सब हमने समझने की कोशिश की। अब हम उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे, उन टैक्स के बेनिफिट्स को समझने की कोशिश करेंगे जो कि एक रेजिडेंट को तो मिलता है लेकिन नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलता, और इस कन्फ्यूजन को हम दूर करने की भी कोशिश करेंगे। बर्मन जी, काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जो इंडियन टैक्स पेयर है उसमें सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है टैक्स विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से। अगर एज के बेसिस पर सिर्फ समझने की कोशिश करें तो ऐसे क्या फ़ायदे हैं जो कि एक रेजिडेंट को मिलते हैं लेकिन एनआरआई को, नॉन रेजिडेंट को वो फ़ायदे नहीं मिलते? देखिए पूजा, ऐसा है कि जो इंडिया में है वो जो इंडिया में जो रेसिडेंट है वो 3 कैटेगरी में आ जाते हैं। जिनकी उम्र 60 साल से कम है उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन 2.5 लाख की है, जो 60 और 80 के है उनके लिए 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन है, और जो 80 के ऊपर वाले हैं उनके लिए 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। यह सेम जो डिफरेंशिएशन है वो नॉन रेसिडेंट के लिए लागू नहीं होता। नॉन रेसिडेंट भले कोई भी है जो उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन है वो 2.5 लाख रुपए की होती है। इसके अलावा एक सेक्शन 80 TTB है जिसमें सीनियर सिटीजन को, जो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है उसको 50,000 रुपये तक पोस्ट ऑफिस, बैंक वगैरह से जो इंटरेस्ट आता है उस पर डिडक्शन मिलता है। परंतु यह डिडक्शन जो सीनियर सिटीजन है वो उनको 80 TTB में नहीं मिलेगा, उनको 80 TTA ही मिलेगा, और वो भी सिर्फ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे मिलेगा 10,000 का। जैसे जो सीनियर सिटीजन को है वो भले FD हो, करंट अकाउंट FD हो, RD अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट, कोई भी इंटरेस्ट हो उस पर 80 TTB का डिडक्शन मिलता है। 80 TTA का डिडक्शन है वो सिर्फ सेविंग अकाउंट पे मिलता है। तो नॉन रेसिडेंट को सिर्फ 10,000 का जो डिडक्शन है वो सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट पे मिलेगा। और 87A उसके तहत जो रिबेट मिलता है उस पर क्या नियम है, वो एनआरआई के लिए वहाँ पर किस तरह के नियम लागू होते हैं? देखिए 87A का रिबेट जो है वो रेसिडेंट को मिलता है, जिसके तहत अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में है, ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं और आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आपको 12,500 रुपये तक का टैक्स रिबेट मिलता है। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो 7 लाख रुपये तक की इनकम है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं है, तो आपको 25,000 रुपये तक का टैक्स रिबेट मिलता है। तो ये दोनों जो न्यू और ओल्ड टैक्स रेजिम के जो बेनिफिट है 87A के, वो सिर्फ रेसिडेंट को ही अवेलेबल है। नॉन रेसिडेंट है तो उनको तो 2.5 लाख के ऊपर जो भी इनकम है उस पर टैक्स भरना ही पड़ेगा। उस पर किसी भले उनकी 3 लाख की इनकम है, 3.5 लाख की इनकम है, तो भी उनको टैक्स भरना पड़ेगा। 87A का रिबेट जो नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट में एनआरआई भी आ जाते हैं, उनको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो 87A का सेक्शन है वो हमारे दर्शक थोड़ा और भी समझना चाहते हैं कि किस तरह के रिबेट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या फ़ायदे होते हैं इसके बारे में, इस सेक्शन के बारे में थोड़ा और जानकारी दीजिए। देखिए ऐसा है कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है, जैसे 2.5 लाख रुपए तक तो आपको कोई टैक्स भरना ही नहीं पड़ता है। इन गवर्नमेंट जो है वो चाहती नहीं कि बहुत सारे लोग टैक्स नेट के बाहर चले जाए, और एट द सेम टाइम जो लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं उनको बेनिफिट देना चाहती है। तो वह इंश्योर करना चाहती है कि जैसे ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपए से अगर इनकम ज़्यादा नहीं है, न्यू में 7 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उनको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, परंतु उनको ITR जरूर भरना पड़ेगा। ITR भरने से क्या होता है, गवर्नमेंट के पास में जो डेटा आ जाता है और वो डेटा के बेसिस पे वो प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यह बेसिक क्रक्स है और लॉजिक है 87A की रिबेट देने का। यह 87A की जो रिबेट है वो हर प्रकार के टैक्स के सामने अवेलेबल है, परंतु अगर आपका जो 112A में टैक्स लगता है लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में, उस पर नहीं मिलता है। मतलब भले ही आपकी इनकम 5 लाख 7 लाख से कम है, परंतु उसमें अगर आपका ये 112A वाला जो लिस्टेड शेयर्स का या इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उस पर आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जो 1 लाख रुपए का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स वगैरह पे जो 0 रेट से टैक्स होता है,
तो ये जो 5 लाख और 7 लाख का जो एलिजिबल क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए वो आपकी इनकम में ऐड होता है, मतलब उसको ऐड करने के बाद में अगर इनकम आपकी 5 लाख या 7 लाख से कम है तो ही आपको 87A का रिबेट मिलेगा। 87A का जैसे अब आपका इनकम जैसे ही बढ़ गया, 5 लाख या 7 लाख क्रॉस हो गया, तो आपको 1 पैसे का रिबेट नहीं मिलेगा। परंतु अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो आपका 7 लाख के ऊपर जितना भी इनकम है उससे ज़्यादा आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आ सकती। मतलब आपका जो रिबेट है, रिबेट तो आपको 7 लाख तक ही मिलता है, परंतु अगर आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर चली गई और उससे इनकम 7 लाख के ऊपर 10,000 है और उसके ऊपर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से आती है, 10,000 से ज़्यादा आती है, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगी 10,000 तक ही।